तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो अभी अभी रुचि सोया का FPO आया है। दोस्तों, ये FPO नई चीज़ होगी आपके लिए, मैं बता देता हूँ। IPO और FPO दो चीज़ें होती हैं। IPO का मतलब होता है कि कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स को इक्विटी मार्केट में लिस्ट करती है तो उसको IPO लाना बोला जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी पहले से ही रजिस्टर्ड है और लिस्टेड है, लेकिन वो वापस से अपने नए शेयर्स इशू करना चाहती है, तो उसको बोलते हैं FPO, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग इसको बोला जाता है। तो रुचि सोया का FPO भी आ रहा है, आ भी गया है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी, कंपनी क्या करती है, कंपनी के पॉजिटिव्स क्या हैं, कंपनी के नेगेटिव्स क्या हैं, और क्या ये लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसको लेना चाहिए या फिर नहीं। रुचि सोया का जो साइज़ आया है FPO का, वो आया है 4300 करोड़ रुपीस का। ये अच्छा खासा साइज़ का FPO बोला जा सकता है। दोस्तों, कंपनी जो है 1986 में शुरू हुई थी। पतंजलि ग्रुप का पार्ट है ये। एडिबल ऑयल में इसका बिजनेस चलता है। 22 मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इसकी पूरे इंडिया में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो भी 22। दोस्तों, 11,000 टन का पाल्म ऑयल का प्रोडक्शन पर डे ये कंपनी कर सकती है। 4700 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके पूरे इंडिया में, और 4,57,000 के अप्रॉक्स इसके रिटेल स्टोर्स हैं। वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, इसके कुछ स्ट्रेंथ है। दोस्तों, इसकी पहली स्ट्रेंथ है कि ये सब्सिडरी है किसकी, पतंजलि कंपनी की, जो कि वन ऑफ द लीडिंग FMCG कंपनी है अपने इंडिया में। दोस्तों, पाल्म ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इधर ही होता है, लेकिन अभी नेगेटिव्स में आएंगे, उसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं। इसका जो नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये कुछ बेचना चाहे तो अगले 5 दिनों के अंदर वो मार्केट में, पूरे मार्केट में उतर जाता है। इतना मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन इसका नेटवर्क है। दोस्तों, इसकी जो लीडरशिप है या जो इसका मैनेजमेंट है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस है अपने काम में, जो कि इसके लिए एक स्ट्रेंथ का पॉइंट हो जाता है। दोस्तों, इसके नेगेटिव्स हैं। पहला नेगेटिव तो ये कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और पाल्म ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, तो क्या पता ये इस कंपनी को अपने मार्जिन से हाथ धोना पड़ जाए। दोस्तों, अगली बहुत ही बुरी बात है इस कंपनी में, वो ये है कि जो प्रमोटर्स हैं, जो मालिक हैं इस कंपनी के, जिनके पास 92% के आसपास की शेयर होल्डिंग थी प्री इशू, और पोस्ट इशू में उनकी शेयर होल्डिंग 80% के आसपास रह जाएगी, वो भी एक बहुत ही बड़ी होल्डिंग है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में प्रॉफिट हो, लॉसेस हो, तो उस पे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल चीज़ों से इस पे कम फ़र्क पड़ेगा। कंट्रोल रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स के हाथों में। वो जब चाहे शेयर्स के प्राइजेस को बढ़ा सकता है, जब चाहे शेयर्स के प्राइजेस को कम कर सकता है, क्योंकि 80% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। दोस्तों, HNI जो है अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनको लोन मिलता है इस FPO में अप्लाई करने के लिए, IPO में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब HNI की फंडिंग बहुत ही कम हो गई है जब से मार्केट गिरने लग गया है, तो इस वजह से HNI की फंडिंग यहाँ कम देखने को मिलेगी। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको इस स्टॉक पे ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी जो ज़्यादा प्राइस आपको देखने को मिल सकता था इशू को लिस्टिंग की डेट पे, तो वो सिर्फ बहुत ही कम होगा। वो सिर्फ 10% के आसपास बताया जा रहा है, यानी लिस्टिंग गेंस इस पे 10% के एक्सपेक्टेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम तो 7% या 6% के ही गेंस इसमें नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी डिटेल्स जान लेते हैं कि इसकी प्राइस रेंज होगी 615 से 650 रुपये पे। लॉट साइज़ है 21 शेयर्स का, मतलब एक लॉट में आपको 21 शेयर मिलेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 12,915 रुपये करना पड़ेगा। इशू साइज 4300 करोड़ का है। बिडिंग डेट्स रहेंगी 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक। फेस वैल्यू शेयर की रहेगी 2 रुपये। BSE और NSE दोनों पे लिस्टिंग होगी। QIB का 50% पोर्शन रहेगा, रिटेल का 35% और HNI का 15% का पोर्शन रहेगा इस FPO में। तो दोस्तों, क्या मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों ये पैसा उठा रही है। तो दोस्तों, पहला एक बहुत ही बुरा रीज़न ये है कि इस
पैसे को ये अपने लोन के रीपेमेंट्स में यूज़ करेगी। इसका मतलब कि ये अपने प्रोडक्शन में या ग्रोथ में यूज़ नहीं करेगी, वो अपना डेट चुकाएगी इस पैसे से। दूसरा, अपनी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। और तीसरा ये लिखा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये हर कोई लिखता है, जिसमें कि ये अपने बाकी खर्चे निपटाएगी इन पैसों से। मतलब इन पैसों का ये अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा यूज़ कर रही है, उसमें इन्वेस्टर्स का फ़ायदा कम नज़र आ रहा है मेरे को। तो दोस्तों, क्या मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रमोटर की इतनी बड़ी होल्डिंग है, वो जब चाहे प्राइजेस को कंट्रोल करेगा। दूसरी बात कि इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उठाने के लिए, वो लोन रीपेमेंट है, जो कि इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें हमारा कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कुछ जानकारी मिली, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।